गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं संकल्प एजुकेशन देवघर बायो टीचर। मैं पिछले दिन आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो चूँकि अभी कोरोना पीरियड है, इसलिए हम लोगों को यह हिदायत दिया गया है कि बिना मास्क का कहीं बाहर नहीं निकलने का है, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना है। तो चूँकि हम यह क्लास दूसरे जगह ले रहा हूँ, इसलिए मास्क लगा के ही मैं क्लास लेता हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, जागरूकता अवेयरनेस क्या है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब रही बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आगे और क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जिसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, ये हम लोग को जानना है। तो आप सब लोग इतना तो जान चुके हैं, खास करके मेरा देश भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होते जा रहा है और जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाने से कई तरह की समस्याएं देश के सामने खड़ी हो रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो जब किसी एरिया में, किसी शहर में मनुष्य की संख्या जब सीमा से कई गुना अधिक बढ़ जाता है, तो वहाँ पर कई मूलभूत सुविधाओं का, मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं वहाँ खड़ी हो जाती है। उसी को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है, पॉपुलेशन ओवर ग्रो कर जाता है, तब उसको भी हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र, शहर में मनुष्यों की संख्या सीमा से काफी अधिक बढ़ जाती है, जिससे कई मूलभूत समस्याएं उत्पन्न होती है। मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है। तो इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन टू क्रिएट a lot of basic problems। इसी को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो आप जान लीजिए कि कोई भी दिए गए एरिया में एक निश्चित संख्या में ही मनुष्य रह सकता है। तो किसी दिए गए एरिया में अधिकतम कितना मनुष्य रह सकता है,
उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि किसी दिए गए एरिया में जब मनुष्यों की संख्या सीमा से कई गुना बढ़ जाती है, तो उस जगह पर, उस एरिया में, उस देश में कई मूलभूत समस्याएं उत्पन्न होती है। वहाँ पर मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, यानी जितना वहाँ आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती है उतना उसको मिल नहीं पाता है। और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या विस्फोट का कारण। तो सबसे पहला कारण है अशिक्षा। इलिटरेसी। तो ये जान लीजिए, सारे मनुष्य के लिए सारे समस्याओं का यदि जड़ है, रूट है, तो वह है अशिक्षा। इसलिए शिक्षित होना सबके लिए जरूरी है। दूसरा होता है हाई नेटेलिटी। जिसको कहते हैं हिंदी में जन्म दर अधिक, यानी मनुष्यों में नए जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाना, उसी को हाई नेटेलिटी रेट कहते हैं। यानी एक दिए गए समय में, एक दिए गए जगह पर, एक दिए गए समय में, एक दिए गए जगह पर कुल जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को हम लोग नेटेलिटी रेट कहते हैं। तो जब नेटेलिटी रेट यानी जन्म दर काफ़ी बढ़ जाती है, तो उससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा है लो मोर्टेलिटी। मृत्यु दर में कमी। जिस रफ्तार से, जिस रेट से नए नए बच्चों का जन्म हो रहा है, उस दर से मरने वालों की संख्या भी कम हो रही है। इस अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि होती है। तीसरा है अर्ली मैरिज। तो कम उम्र में, यानी जिस उम्र में शादी विवाह लोगों को करना चाहिए उससे पहले ही यदि विवाह शादी हो जाती है कम उम्र में, तो वह इमेच्योर और वह अपरिपक्व माता पिता जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वह कई संतान को जन्म देता है। रिलीजियस एंड सोशल डिफॉर्मिटीज, यानी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां अभी भी हमारे देश में
शिक्षा के अभाव में लोगों में धार्मिक और समाज स्तर पर कई तरह की पाबंदियां हैं और उसके वजह से भी ज़्यादा संख्या में बच्चों का जन्म होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। बहुत सारे चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम, यानी बहुत सारे माता पिता जो गरीब होते हैं वो चाहते हैं कि अधिक संख्या में मेरे बच्चे होंगे, तो 10 साल के बाद वह काम करने लगेगा, लेबर का काम करेगा और कमा के घर लाएगा। तो गरीबी से मुक्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ गरीब माता पिता अधिक संख्या में बच्चे उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं वह मजदूरी का काम करता है। तो ये सब कारण है। और सबसे बड़ी कारण है, और भी एक कारण है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी अभी वर्तमान में मनुष्यों का औसत आयु बढ़ चुका है। चूंकि इतना मेडिकल फैसिलिटीज हो चुके हैं, इतने अधिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसके वजह से लोगों में अकाल मृत्यु नहीं हो पाती है, जिसके चलते उसका औसत आयु समय से अधिक बढ़ते चला जा रहा है। ये हो गया लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो ये सब कारण है जिसके चलते जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसका जनसंख्या बढ़ने से क्या परिणाम हो सकता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स, दुष्परिणाम। जनसंख्या विस्फोट होने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ओवरलोडिंग, यानी उस एरिया में, उस क्षेत्र में भार, मनुष्यों का भार बढ़ जाता है। दूसरा है पोवर्टी, गरीबी में वृद्धि होती है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी बढ़ती जाती है। स्लम एरियाज, तो जहां पर आप देखेंगे बड़े बड़े शहर महानगर जहां हैं, वहां पर गरीब तबके के लोग बड़ी बड़ी बस्ती बसा लेते हैं, उसको स्लम एरियाज कहते हैं। जहां पर कि कोई भी मापदंड रहने का नहीं रहता है, वहां गंदगी भरपूर रहती है, किसी तरह की सुविधाएं वहां पर नहीं पाई जाती है, जिसके चलते खास करके शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या रोड के किनारे बढ़ते चली जाती है, या जहां सार्वजनिक स्थान है वहां पर ये लोग अपना बस्ती बसा लेते हैं। इसको स्लम एरियाज कहते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। तो जहां पर जनसंख्या बढ़ेगी, निश्चित है कि वहां पेड़ पौधे
जितने भी हैं सब समाप्त हो जाएंगे। जो भी वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं, नदी तालाब, ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब में प्रॉब्लम आ जाता है। जिस एरिया में भारी संख्या में लोग रहेंगे वहाँ भोजन की कमी हो जाती है, पर्याप्त बिजली नहीं सप्लाई हो पाता है, पर्याप्त पीने का पानी नहीं सप्लाई हो पाता है। ये सब सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी होती है। क्रिमिनलाइजेशन, जिसको कहते हैं हम लोग अपराधीकरण। तो जहां जनसंख्या बढ़ेगा निश्चित है कि वहां पर गरीबी आएगी, लोगों के पास सुविधा की कमी हो जाएगी। तो वो लोग अपनी मांग की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, आपराधिक रास्ता को चुन लेते हैं। इसलिए अधिक जनसंख्या बढ़ने से अपराधीकरण यानी अपराधियों की संख्या भी बढ़ते चली जाती है। ट्रैफिक प्रॉब्लम, यातायात में भी आप देखते हैं कि भीड़ लग जाती है। किसी भी जगह, गांव हो या शहर हो, किसी भी रोड में आप चलिए तो आप देखेंगे कि भारी संख्या में वाहन और लोग जो है जा रहे हैं, और जिसके चलते यातायात स्लो हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है पॉल्यूशन, प्रदूषण। जहाँ अधिक संख्या में लोग रहेंगे वहाँ प्रदूषण भी बहुत अधिक फैल जाता है। उस एरिया में महामारी का, पेंडेमिक सिचुएशन का भी समस्या हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि खास करके अभी शहर में कोविड जो है, कोरोना का प्रसार, फैलाव, संक्रमण काफ़ी अधिक बढ़ रहा है बनिस्पत गांवों का। क्योंकि अधिक संख्या में लोग रहेंगे तो कोई एक संक्रमित होगा तो बहुत जल्दी वह दूसरे को भी संक्रमित कर देगा, क्योंकि घर वहाँ सटे हुए रहते हैं, लोग एक जगह पर सटे हुए रहते हैं। इसलिए महामारी फैलने की भी वहाँ पर समस्या काफ़ी बढ़ जाती। तो ये था आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण और उससे होने वाले प्रभाव। अब रही बात आखिर में जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर भी हम लोगों को जानना होगा। कंट्रोल, तो सबसे पहली बात है कि इसका कंट्रोल का एक ही प्रोसेस है, वह है बर्थ कंट्रोल। यानी किसी भी पेरेंट को अधिक संख्या में बच्चे उत्पन्न नहीं करना है, कम से कम एक और अधिक से अधिक 2।
यही नारा भारत सरकार ने 1951 में लागू किया। भारत ही संसार का पहला देश था जिन्होंने बर्थ कंट्रोल पर अपना प्रोजेक्ट, अपना परियोजना चलाया, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग, जिसको कहते हैं परिवार नियोजन। तो सरकार ने 1951 में इस देश में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। इसके लिए उन्होंने बहुत तरह का सुविधा लोगों को दिया। उसके बाद 1997 में एक और प्रोजेक्ट लागू किया, RCH, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ, जनन शिशु स्वास्थ्य प्रोग्राम भारत सरकार ने लागू किया 1997 में। इसमें उन्होंने बच्चों के देखभाल के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, माता और जच्चा और बच्चा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए उन्होंने कई परियोजनाओं को चालू किया, जिसका नाम पड़ा RCH। तो देखिए, बर्थ कंट्रोल का दो ही प्रोसेस है। पहला है नेचुरल। तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, तो यह देखना पड़ता है मनुष्य में, खास करके फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 13 से लेकर के 16 डेज, इसको कहा जाता है अनसेफ पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वां से लेकर 16वां दिन वह अनसेफ पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में एक ही काम होता है, एवॉइड इंसेमिनेशन। यदि इस पीरियड में, अनसेफ पीरियड में, इंसेमिनेशन की क्रिया को रोक दिया जाए। इंसेमिनेशन क्या है, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स विथ सीमेन फ्लूइड इनटू द वेजिनल कैनाल ऑफ द फीमेल। फीमेल के वेजिनल कैनाल में जब सीमेन को स्पर्म के साथ ट्रांसफर किया जाता है, उस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। इसी को यदि ये अनसेफ पीरियड में रोक दिया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिल जाती है और बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। अब है दूसरा, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यह एक कृत्रिम विधि है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर स्टॉप ऑफ unwanted
प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ को रोकने का कृत्रिम विधि। तो इसमें कई तरह के उपकरण, कई तरह के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एपरेटस, डिवाइसेस एंड ड्रग्स यूज फॉर बर्थ कंट्रोल। तो बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे सामान, बहुत सारे ड्रग्स अब अवेलेबल हो चुके हैं जो बर्थ कंट्रोल को किया जा सकता है, बर्थ कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी को, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश में कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। यहीं पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रिसर्च किया जाता है और यही जो है अप्रूवल देता है कंपनी को कि आप इसको मार्केट में लागू कर सकते हैं, और इसके अप्रूवल से ही लोग इसका इस्तेमाल करता है। इसमें एक आता है पिल्स, जिसको कहते हैं गोली, गर्भ निरोधक गोली। ये बनाया जाता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टैबलेट बनाया जाता है, जिसका खुराक पर डे होता है, सप्ताह में होता है, 1 मंथ में होता है, 3 मंथ में भी होता है। इस अनुसार से इसका डोज बनाया जाता है। ये क्या करता है? ये पिल्स एक्चुअली करता क्या है? ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इसको रोक देता है। टू इनहिबिट द ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसको रोक देता है। उसके बाद तो इसी में एक आता है मिनी पिल्स, जो सिर्फ प्रोजेस्टिन का बना होता है और यह पर डे लेना पड़ता है। मॉर्निंग पिल्स, ये प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजेन दोनों का बना होता है। इसका डोज वीकली होता है, मंथली होता है। तो ये जो पिल्स है सिर्फ महिलाएं इसका उपयोग करती है, और यह पिल्स क्या करता है कि ओवुलेशन यानी ओवम के निर्माण को रोक देता है, फर्टिलाइजेशन को भी रोक देता है। उसके बाद कुछ इंजेक्शन भी तैयार किया गया है जो मंथली या
ट्राई मंथली लिया जाता है। इस इंजेक्शन में क्या होता है, 2 तरह का ड्रग होता है, साइक्लोफेम प्लस मेसिग्मा, ये दोनों का कंबाइन फॉर्म से यह इंजेक्शन बनाया जाता है। यह इंजेक्शन क्या करता है, ओवम फॉर्मेशन को होने ही नहीं देता है, ओवम फॉर्मेशन को रोक देता है। उसके बाद होता है इम्प्लांट्स। इसमें 6 नीडल्स का 6 सुइयों का सेट होता है। यह बना होता है किस चीज का, लेवेनोर जेस्ट्रेल एक ड्रग होता है, लेवेनोर जेस्ट्रोल, इसी का बना हुआ 6 नीडल होता है, जो फीमेल के बाह पर, आर्म पर, स्किन के नीचे आरोपित कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम इम्प्लांट्स पड़ा। और इसका इफेक्ट करीब करीब 6 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक लगता है, इसका काम चलता है। एक है इमरजेंसी पिल, यह बना होता है माइफप्रिस्टोन प्लस लेवेनोर्जेस्ट्रॉल, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। और इसको इंसेमिनेशन के 72 घंटा पूर्व लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि बाय चांस गलतीवश अनसेफ पीरियड में इंसेमिनेशन हो जाता है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए लोग इस पिल का इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, फीमेल के द्वारा किया जाता है। यह हमेशा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कभी कभार इसका यूज होना चाहिए, जिसमें 2 तरह का ड्रग रहता है, माइफप्रिस्टोन और लेवेनोर्जेस्ट्रॉल। तो इंसेमिनेशन के 72 घंटा के पूर्व तक इसका उपयोग लोग कर सकते हैं। उसके अलावे फिजिकल डिवाइस में आप जानते ही हैं कि मेल फीमेल के लिए कंडोम का उपयोग होता है। उसके बाद फीमेल के लिए कॉपर टी, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो फिजिकल डिवाइस है, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो ये सब विधि से बर्थ कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगले क्लास में और भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं तक, इसको आप लोग घर में देखिए, पढ़िए। कोई दिक्कत है तो देखिए। बायोलॉजी का ग्रुप बन रहा है संकल्प एजुकेशन का। लड़के लोग या जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, एडमिशन लिए हैं, वो अपना मोबाइल नंबर हमको भेज रहे हैं। बायोलॉजी का ग्रुप भी बन चुका है, अब सबको जोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग 1-2 दिन के बाद ग्रुप में ही पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए अभी YouTube देखिए सब लोग और लाभान्वित होइए।